Hello everyone. So from this video, we are going to start discussing the question answers from class 11's Logic and Philosophy chapter, that is symbolic logic. सिम्बॉलिक लॉजिक के चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है ये पूछे जाते हैं हमारे फाइनल एग्ज़ाम पे, और इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिम्बॉलिक लॉजिक। सिम्बॉलिक लॉजिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो symbolic logic is a modern development of classical deductive logic formulated by Aristotle। यहाँ पे बोला गया है कि एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फादर ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल लॉजिक का भी फादर जो है वो एरिस्टोटल ही है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने जिस डिडक्टिव लॉजिक को बनाया था क्लासिकल टाइम्स पे, ठीक है, एरिस्टोटल ने जिस डिडक्टिव लॉजिक को बनाया था क्लासिकल टाइम्स में, मतलब एंशियंट टाइम्स में, उसी क्लासिकल लॉजिक को मॉडर्न टाइम्स में डेवलप किया गया है सिंबॉलिक लॉजिक के रूप में, ठीक है। एकदम इजी है कि एरिस्टोटल ने जिस डिडक्टिव लॉजिक को बनाया था एंशियंट टाइम्स में या फिर क्लासिकल टाइम्स में, इसको ही मॉडर्न टाइम्स में विकसित करके बनाया गया है सिंबॉलिक लॉजिक। क्यों बनाया गया है? बिकॉज एरिस्टोटल के टाइम पे सिम्बॉल्स का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था। देयर वॉज नो यूज ऑफ सिम्बॉल्स और लेस यूज ऑफ सिम्बॉल्स वी कैन से, बट इन मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ सिम्बॉल्स आर लार्ज। वाई? बिकॉज ऑफ मॉडर्न मैथमेटिकल मेथड्स। जब मॉडर्न टाइम्स में मैथमेटिक्स का शुरुआत हुआ है और मैथमेटिक्स में जब हमने सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तब से लॉजिक में भी हमने क्या किया है, उसी साथ लॉजिक में भी हमने सिम्बल्स का इस्तेमाल जो है वो करना स्टार्ट किया है। बिकॉज लॉजिक एंड मैथमेटिक्स ये दोनों फॉर्मल साइंस के अंडर पे आता है, तो एक जगह पे अगर डेवलपमेंट होता है एक चीज़ का, तो उसका प्रभाव जो है वो हमें दूसरी जगह पे भी देखने को मिलता है। तो इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिम्बॉल्स इन अकॉर्डेंस विथ मॉडर्न मैथमेटिकल मेथड्स। मॉडर्न टाइम्स में जो मैथमेटिक्स पे जो हमने यूज़ सिम्बॉल्स का, जब हमने लार्ज स्केल में यूज़ करना स्टार्ट किया, बड़े मात्रा में जब हमने सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तब जाके सिम्बॉलिक लॉजिक का भी क्या होता है, यहाँ पे इमर्जेंस होता है। क्यों? बिकॉज दोनों फॉर्मल साइंस के अंडर पे आता है। जब मैथमेटिक्स पे हमने सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तो उसी तरह हमने क्या किया है, लॉजिक में भी मैथमेटिक्स की तरह ही लॉजिक में भी हमने सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करना जो है वो स्टार्ट किया था। सिम्बॉलिक लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न लॉजिक। सिम्बॉलिक लॉजिक को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न लॉजिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, या फिर डिफाइन वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स मतलब सिंपल वाक्य जो होते हैं या फिर जो प्रपोजिशंस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए, उनको प्रतिनिधित्व करते हुए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूँ कि राम इज मॉर्टल, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, और इस सिंबल्स के इस स्टेटमेंट के जगह पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल PQRST, इन सभी को हम एज ए वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे अगर मैं सिर्फ P लिखता हूँ, उसके बाद अगर यहाँ पे राम के साथ साथ अगर शाम के बारे में भी बात किया जाता है कि शाम इज ऑल्सो मॉर्टल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शाम इज ऑल्सो मॉर्टल के जगह पे हम यूज़ करेंगे Q को, ठीक है। तो अगर मैंने राम के टाइम पे P यूज़ किया है, तो शाम के टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगा, Q का इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसे ही चीज़ें जो है वो बढ़ता जाता है। तो ए वेरिएबल इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्टेटमेंट। वेरिएबल जो है वो कुछ नहीं है, वो एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंपल स्टेटमेंट्स को। सिंपल स्टेटमेंट्स के जगह पे हम जब सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी सिंबल को क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल PQRST, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रूथ फंक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज ट्रूथ फंक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रूथ फंक्शंस। A truth function may be defined as a compound expression which contains variables whose truth value is determined by the truth value of its component variable। बोला गया है कि ट्रूथ फंक्शन जो है, ट्रूथ फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रूथ फंक्शन क्या है, एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है।
ठीक है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक्सप्रेशन, मतलब हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम एक्सप्रेस करते हैं हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स का जो वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू जो है, वो डिटरमाइन करता है, वो निर्धारित करता है उसके ही साथ जो वेरिएबल का जो ट्रूथ वैल्यू है वो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है p, ये एक वेरिएबल है और ये है उसका वैल्यूज़, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को डिटरमाइन कौन करता है? उसके जो कंपोनेंट मतलब जो उसके साथ में ही जो और एक वेरिएबल है q, उसके जो वैल्यूज़ है, अगर इन दोनों के वेरिएबल्स एक दूसरे को निर्धारित करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रूथ फंक्शन। ए ट्रूथ फंक्शन में बी डिफाइंड एज ए कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड मतलब ये दोनों मिला के होता है, p एंड q दोनों मिला के हम ट्रूथ फंक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ए ट्रूथ फंक्शन में बी डिफाइंड एज ए कंपाउंड एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स वेरिएबल्स, जिसमें क्या है? वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल्स है? p भी है एंड q भी है, ठीक है। हुज ट्रूथ वैल्यू इज डिटरमाइंड, जिसके ट्रूथ वैल्यू, अगर p का ट्रूथ वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल p का यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू है t, ये उसका क्या है? ट्रूथ वैल्यू है। तो इसके जो ट्रूथ वैल्यूज है, उसके जो मूल्य है, कितना ज़्यादा सच्चाई है इसमें, ये जो मूल्य है इसके वैल्यू को डिटरमाइन करता है उसके जो कंपोनेंट वेरिएबल्स है। कंपोनेंट वेरिएबल्स मतलब उसके साथ में जो वेरिएबल्स है, ये उसके वैल्यूज को डिटरमाइन करता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन p.q इज ए ट्रूथ फंक्शन। p.q जो है वो क्या है? एक ट्रूथ फंक्शन है। देयर आर 5 बेसिक ट्रूथ फंक्शंस कॉल्ड क्लासिकल कनेक्टिव्स। बोला गया है कि 5 ट्रूथ टेबल्स है या फिर 5 ट्रूथ फंक्शंस है। एक है हमारा p.q, एक है हमारा p val q, एक है हमारा p horseshoe q, और एक है हमारा p इक्विवेलेंट q, और एक है हमारा निगेशन p। तो एक एक करके समझते हैं p.q पे क्या बोला गया है। देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। जब भी हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं तब ये हो जाता है कॉन्जंक्टिव, जब हम वेल का इस्तेमाल करते हैं तब ये हो जाता है डिसजंक्टिव। तो कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन p.q पे क्या होता है? इन कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, कॉन्सिक्वेंट इज ट्रू, द फाइनल कॉलम विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे बोला गया है कि अगर तुम्हारा एंटीसीडेंट मतलब p, अगर तुम्हारा p ट्रू है एंड q भी अगर तुम्हारा ट्रू है तो p.q जो है वो क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा p ट्रू है, q भी ट्रू है, तो जो मेरा फाइनल कॉलम है, फाइनल कॉलम मतलब p.q जो है वो भी मेरा ट्रू होगा, बाकी सभी जगह पे ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है p.q का ट्रूथ वैल्यू। क्या बोला जाता है? p.q का ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन पे क्या बोला गया है? इन ए डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज फॉल्स एंड कॉन्सिक्वेंट इज ऑल्सो फॉल्स देन द फाइनल कॉलम विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बोला गया है कि अगर तुम्हारा एंटीसीडेंट फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम भी क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब फाइनल कॉलम मतलब डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन p val q जो है वो भी क्या होगा? फॉल्स होगा, और बाकी सभी जगह पे ये क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीकेटिव ट्रूथ फंक्शन। इम्प्लीकेशन साइन हमने देखा है कि इम्प्लीकेशन साइन क्या होता है? हॉर्सशू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन साइन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन एन इम्प्लीकेटिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स द फाइनल कॉलम विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बोला गया है कि अगर तुम्हारा एंटीसीडेंट ट्रू है एंड कॉन्सिक्वेंट तुम्हारा फॉल्स है, एंटीसीडेंट मतलब p, कॉन्सिक्वेंट मतलब q, अगर एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट अगर फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम क्या होगा? फॉल्स होगा, और बाकी सभी जगह पे ये ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट साइन से देख के हम बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन। इक्विवेलेंट साइन कैसा होता है? ऐसा होता है हमारा इक्विवेलेंट साइन। यहाँ पे क्या बोला गया है? इन द इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज ऑफ सेम वैल्यू और इक्वल देन द फाइनल कॉलम विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोला गया है कि अगर तुम्हारा एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों का वैल्यू, एंटीसीडेंट मतलब p, कॉन्सिक्वेंट मतलब q, दोनों का वैल्यू अगर सेम है, मतलब दोनों tt है या फिर दोनों फॉल्स है, तो तुम्हारा फाइनल कॉलम जो है वो ट्रू होगा, और बाकी सभी जगह पे ये क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, नेगेटिव ट्रूथ फंक्शन। इन ए नेगेटिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू then the final column will be false
वाइस वर्सा। बोला गया है कि नेगेटिव ट्रूथ फंक्शन पे अगर एंटीसीडेंट ट्रू है तो कॉन्सिक्वेंट या फिर फाइनल कॉलम जो है वो मेरा फॉल्स होगा, एंड वाइस वर्सा मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट, अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है तो फाइनल कॉलम क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल कांस्टेंट। लॉजिकल कांस्टेंट का मतलब क्या है। इन सिंबॉलिक लॉजिक ए लॉजिकल कांस्टेंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोला गया है कि लॉजिकल कांस्टेंट जो है, लॉजिकल कांस्टेंट को हम जान सकते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। एक है कॉन्जंक्शन, एक है डिसजंक्शन, एक है इम्प्लीकेशन, एक है इक्विवेलेंस और एक है निगेशन। कॉन्जंक्शन मतलब डॉट इक्वल टू पी डॉट क्यू, डिसजंक्शन मतलब वेल पी वेल क्यू, इम्प्लीकेशन मतलब हॉर्सशू पी हॉर्सशू क्यू, इक्विवेलेंस का मतलब है ये इक्विवेलेंस साइन पी इक्विवेलेंस क्यू, निगेशन का मतलब है कर्ल साइन कर्ल पी। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉजिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूटिलिटीज और एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ यूजिंग सिंबल्स इन लॉजिक। हम लॉजिक में सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसके सिग्निफिकेंस महत्वपूर्णता जो है वो क्या है। ठीक है, स्टेट हाउ टू यूज सिंबल्स इन लॉजिक इज बेनिफिशियल। बोला गया है कि हाउ द यूज ऑफ सिंबल्स इन लॉजिक इज बेनिफिशियल। लॉजिक में सिंबल्स का इस्तेमाल करने से हमें बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट पॉइंट पे ये बोला गया है कि द यूज ऑफ सिंबल्स हेल्प्स अस टू क्लासीफाई लॉजिकल फॉर्म्स। लॉजिक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो लॉजिकल फॉर्म्स को क्लासीफाई करने में हमें मदद मिलता है जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन ये बोला गया है कि द यूज ऑफ सिंबल्स एक्सप्रेसेस जनरल मीनिंग ऑफ द लॉजिकल रूल्स। लॉजिकल रूल्स के अगर मीनिंग्स को हमें जानना है तो हमें सिंबल्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉट सिंबल का इस्तेमाल किया तो इसके मीनिंग बता के आ गया यहाँ पे कॉन्जंक्शन। ठीक है, ये बोल दिया यहाँ पे कॉन्जंक्शन। जब हम वेल का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिसजंक्शन, ये हो गया हमारा डिसजंक्शन। तो इस सिंबल्स का इस्तेमाल करने से हम लॉजिकल रूल्स के जो मीनिंग है उसको हम जान सकते हैं। द यूज ऑफ सिंबल्स हेल्प्स टू अवॉइड द डिफिकल्टीज अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस लाइक एम्बिग्यूटी एंड इंडेफिनिटनेस। बोला गया है कि जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो साधारण लैंग्वेज में, जो साधारण भाषा में हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो है वो हमेशा एम्बिग्यूटी रहता है। एम्बिग्यूटी मतलब अनक्लियर रहता है, मतलब क्या है, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करके उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो ये सही साबित हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि द यूज ऑफ सिंबल्स हेल्प्स टू अवॉइड डिफिकल्टीज अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस। अगर हमने ऑर्डिनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके हमने अगर सिंबल्स का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एम्बिग्यूटी से अपने आप को बचा सकते हैं। अनक्लियरनेस जो है इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इनडेफिनिटनेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। द यूज ऑफ सिम्बल्स मेक्स द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट क्लियर। अगर हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्म है या फिर प्रकार है वो एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम इज मॉर्टल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लॉजिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया कि एंड श्याम इज वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो स्टेटमेंट है, कितना ज़्यादा लिखना पड़ता है हमें। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी डॉट क्यू। पी मतलब राम इज मॉर्टल, क्यू मतलब श्याम इज वाइज एंड डॉट मतलब एंड। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि द यूज ऑफ सिम्बल्स मेक्स द आर्ग्यूमेंट क्लियर। सिम्बल्स का इस्तेमाल करने से हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर हो जाता है, प्लस हमें लॉजिकल रूल्स के जो मीनिंग्स है वो भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर डिफिकल्टीज नहीं होता है कोई भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। जैसे हमने ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिम्बल्स का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। सिम्बॉलिक लॉजिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेट 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। सिम्बॉलिक लॉजिक इज ए मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल डिडक्टिव लॉजिक। बोला गया है कि क्लासिकल टाइम पे जो डिडक्टिव लॉजिक है इसको ही मॉडर्न टाइम में सिम्बॉलिक लॉजिक बोला जाता है। देयर आर 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक अकॉर्डिंग टू C.I. लुइस। दे आर एज फॉलोज। बोला गया कि C.I. लुइस जो एक लॉजिशियन है उनके हिसाब से सिम्बॉलिक लॉजिक के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है
और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इडियोग्राम्स। अभी ये इडियोग्राम्स क्या है, द यूज ऑफ इडियोग्राम्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। इडियोग्राम्स का इस्तेमाल करना सिम्बॉलिक लॉजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, विशेषता है। इडियोग्राम्स आर टाइप ऑफ सिम्बॉल्स सच एज प्लस, माइनस, इनटू, भाग, देन, इक्वल टू। इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, इडियोग्राम्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस चीज़ को, जैसे डॉट है, वेल है, हॉर्सशू है, इक्विवेलेंस है, निगेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कांस्टेंट बोलते हैं। इडियोग्राम्स किसको बोला जाता है, प्लस, माइनस, इनटू, भाग, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू। इन सभी का इस्तेमाल हम मैथमेटिक्स पे करते हैं और इडियोग्राम्स इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड। द मेथड ऑफ deducing an indefinite number of statement from a definite number of given statement by the application of symbolized number of rules is called deductive method। जब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल राम इज मॉर्टल, ठीक है, श्याम इज मॉर्टल, जोदू इज मॉर्टल, ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। इन स्टेटमेंट्स को फॉलो करके जब हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको ही बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। द मेथड ऑफ डिड्यूसिंग इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम ए डेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर क्यों, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ राम के बारे में बात किया गया है, श्याम के बारे में बात किया गया है, जदू के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो डेफिनिट नंबर से जब हम एक इनडेफिनिट मतलब जिसको हम काउंटलेस बोल सकते हैं, ऑल के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको ही बोला जाता है डिडक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स। द यूज ऑफ वेरिएबल्स इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। सिम्बॉलिक लॉजिक का और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना। अभी वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर टाइप ऑफ सिम्बॉल्स रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्टेटमेंट। वेरिएबल्स जो है वो सिम्बॉल्स है, सिम्बॉल्स का एक प्रकार है जो रिप्रेजेंट करता है, जो प्रतिनिधित्व करता है किसको, सिंपल स्टेटमेंट्स को। जैसे राम इज मॉर्टल इज ए सिंपल स्टेटमेंट, इसके जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी पी को क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। तो आई होप कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप सभी को समझ में आया होगा, तो अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करके जाना। थैंक यू सो मच।